सास बनी चुड़ैल गांव में एक बुजुर्ग महिला सावित्री अपनी बहू राधा और बेटे मोहन के साथ रहती थी। सावित्री स्वभाव से बहुत कठोर थी और हमेशा राधा को ताने मारती, उसे काम में कमी निकालकर अपमानित करती थी। मोहन काम के सिलसिले में अक्सर शहर में रहता था, जिससे राधा को अकेले ही सास के जुल्म सहने पड़ते थे। एक दिन सावित्री अचानक बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। घर में मातम छा गया, लेकिन राधा के मन में एक अजीब सी राहत थी, क्योंकि अब उसे रोज रोज की प्रताड़ना से छुटकारा मिल गया था। पर उसकी राहत ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। सावित्री की मौत के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते, रसोई में बर्तन गिरने की आवाजें आती और कभी कभी राधा को किसी के होने का एहसास होता। वह डर के मारे मोहन को फोन करके जल्द लौटने को कहती, लेकिन मोहन इसे उसका वहम समझता। एक रात राधा को महसूस हुआ कि कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। वह चीख पड़ी, लेकिन कोई नहीं था। जब उसने आईने में देखा तो उसे सावित्री की परछाई दिखी, आंखें जलती हुई लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा भयावह। राधा समझ गई कि उसकी सास की आत्मा अब चुड़ैल बनकर उसे सताने आई है। इसके बाद घर में घटनाएं और भयानक हो गईं। मोहन के लौटने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। आखिरकार गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि सावित्री की आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि वह मरने से पहले राधा से बदला लेना चाहती थी। तांत्रिक ने एक पूजा का अनुष्ठान किया, जिससे सावित्री की आत्मा को मुक्ति मिली और घर में फिर से शांति लौट आई। लेकिन राधा को उस रात की दहशत जिंदगी भर याद रही, जब उसकी सास सच में चुड़ैल बनकर लौट आई थी। चुड़ैल और छोटी लड़की की कहानी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम रूही था। रूही बहुत जिज्ञासु और निडर थी। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था, लेकिन गांव वाले उसे बार बार मना करते थे, क्योंकि वे कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को पकड़ लेती है। एक दिन रूही को जंगल में रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागते भागते गांव से बहुत दूर निकल गई। जब उसे होश आया तो वह एक अनजान जगह पर थी। सूरज ढलने लगा था और हल्का अंधेरा छाने लगा। रूही को डर लगने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि पास ही एक झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। रूही ने धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया। दरवाज़ा खुला और एक लंबी झुकी हुई बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और वह एक लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर चल रही थी। रूही ने विनम्रता से कहा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हूँ? मैं रास्ता भटक गई हूँ। बूढ़ी औरत ने रूही को अंदर बुला लिया। उसने रूही को गर्म सूप दिया और कहा, बिल्कुल रुको बेटी, तुम थकी हुई लग रही हो। रूही ने सूप पीते ही महसूस किया कि उसे नींद आने लगी। उसे लगा कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। धीरे धीरे वह गहरी नींद में सो गई। जब रूही की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वह एक पिंजरे में बंद थी। सामने वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन अब वह डरावनी चुड़ैल बन गई थी। लंबे नाखून, झुर्रियों वाला चेहरा और तेज आवाज में हंसती हुई। चुड़ैल ने कहा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रूही बहुत डरी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि पास में एक लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। उसने चुड़ैल का ध्यान भटकाकर धीरे से छड़ी उठाई। जैसे ही ताला खुला, वह तेजी से भागी। चुड़ैल उसका पीछा करने लगी, लेकिन रूही ने रास्ते में पड़े पत्थरों और झाड़ियों का सहारा लेकर खुद को बचाया। आखिरकार रूही भागते भागते गांव पहुंच गई। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वाले जलते हुए मशालों के साथ जंगल पहुंचे और चुड़ैल की झोपड़ी को आग लगा दी। चुड़ैल जोर जोर से चीखती रही और फिर अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद रूही ने कभी जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। उसने सबक सीखा कि बड़ों की बात माननी चाहिए। गांव वालों ने उसे बहादुरी के लिए सराहा और सब ने मिलकर उस दिन को रूही की जीत का दिन नाम दिया। सीख, कभी भी अजनबियों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए। बहू और ननद की कहानी। प्यार और तकरार का रिश्ता। गांव के एक छोटे से घर में सविता अपनी नई नवेली बहू आरती के साथ रहने लगी। सविता की ननद यानी आरती की जेठानी रीना भी उसी घर में आती जाती रहती थी। रीना अपने मायके से बहुत लगाव रखती थी और अपनी माँ के पास हर रोज कुछ न कुछ बहाने से आ जाती। शुरुआती दिनों में आरती को रीना बहुत अच्छी लगती थी।
दोनों हंसी मजाक करतीं, रसोई में साथ काम करतीं और देर रात तक बातें करतीं। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते में दरार डालने लगीं। रीना को लगता था कि आरती घर में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। माँ की चहेती बेटी होने के कारण वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी जगह ले। दूसरी तरफ आरती भी चाहती थी कि उसे इस घर में पूरा सम्मान मिले। एक दिन जब आरती ने अपनी सास के लिए चाय बनाई तो रीना ने ताना मारते हुए कहा, वाह! अब तो तुम्हें मेरी माँ की पसंद भी मुझसे ज्यादा पता चलने लगी। आरती को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मगर धीरे धीरे यह छोटी छोटी तकरारें बड़ी होती गईं। कभी रीना आरती के हाथ के खाने में कमी निकालती, तो कभी आरती को लगता कि रीना बेवजह उसकी आलोचना कर रही है। एक दिन सविता बीमार पड़ गई। रीना और आरती दोनों उनकी सेवा में जुट गईं। दिन रात देखभाल के दौरान दोनों को एहसास हुआ कि उनकी नोक-झोंक के बावजूद वे एक दूसरे की फिक्र भी करती हैं। एक रात जब सविता गहरी नींद में थीं, रीना ने चुपचाप आरती के पास आकर कहा, तुम सच में माँ का बहुत ख्याल रखती हो। शायद मैं ही बेवजह तुम्हें गलत समझती रही। आरती ने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी शायद तुम्हारी चिंता को समझ नहीं पाई। तुम्हारा मायके से लगाव स्वाभाविक है। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में पहले जैसी खटास नहीं रही। अब भी कभी-कभी नोक-झोंक होती, पर उनके बीच एक नई समझदारी और अपनापन भी आ गया था। बहू सास पर भारी पड़ी गांव के एक छोटे से घर में विमला देवी अपनी बहू निधि के साथ रहती थीं। विमला देवी पुरानी सोच की महिला थीं, जहां सास का रुतबा सबसे ऊपर होता था। उन्होंने अपनी बहू को हमेशा अनुशासन में रखने की कोशिश की, लेकिन निधि पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। शुरुआत में निधि ने हर बात मानने की कोशिश की, पर जैसे जैसे दिन बीते, उसे महसूस हुआ कि उसकी सास उसे केवल एक नौकरानी की तरह देखती है, न कि परिवार के एक सदस्य की तरह। निधि ने चुपचाप सहने के बजाय सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना शुरू किया। एक दिन जब विमला देवी ने उसे ताने देते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं जवाब नहीं देती थीं। निधि ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, हमारे जमाने में बहुओं को भी इज्जत और प्यार मिलता है, और जब बहू को बेटी माना जाता है, तो घर स्वर्ग बन जाता है। धीरे धीरे निधि के सब्र का बांध टूटने लगा। निधि हमेशा अपनी सास विमला देवी की बातों को सहन करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है। घर का हर काम उसी के जिम्मे था, लेकिन उसे कभी कोई सराहना नहीं मिलती थी। उल्टा छोटी छोटी बातों पर ताने सुनने को मिलते। एक दिन जब निधि बीमार थी और उसने काम में थोड़ा आराम करना चाहा, तो विमला देवी ताने देने लगीं। हमारे जमाने की बहुएं तो मरते दम तक काम करती थीं। आजकल की लड़कियों को तो बस आराम चाहिए। निधि ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, अगर बहुएं बीमार होकर भी काम करेंगी, तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अगर बहुएं खुश रहेंगी, तभी तो घर खुशहाल रहेगा। पहली बार विमला देवी को लगा कि निधि अब पुरानी बहुओं जैसी सहनशील नहीं रहने वाली। निधि ने बदल दी घर की परिभाषा। धीरे धीरे निधि ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उसने सास से बिना डरे प्यार और सम्मान के साथ अपनी राय रखनी शुरू की। वह हर बात पर बहस नहीं करती थी, लेकिन जब भी कोई गलत व्यवहार होता, वह स्पष्ट रूप से अपनी बात रखती। एक दिन जब मोहल्ले की औरतों ने विमला देवी से कहा, अरे विमला, तेरा रुतबा तो बहू के आगे खत्म हो गया, तो विमला देवी ने अनायास ही मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं रे, अब मुझे समझ आ गया है कि बहू को बेटी मानने से ही घर चलता है। अब मेरा घर पहले से ज्यादा खुशहाल है। बूढ़ी माँ और जवान बेटे की कहानी। गंगा देवी एक बूढ़ी माँ थी, जो अपने इकलौते बेटे अजय के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। अजय पढ़ाई में होशियार था, इसलिए माँ ने अपनी सारी मेहनत और त्याग करके उसे शहर भेजा, ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी जिंदगी संवार सके। बेटे की तरक्की और माँ का अकेलापन समय बीतता गया। अजय ने शहर में अच्छी नौकरी पा ली। अब वह बड़ा आदमी बन चुका था। उसके पास बड़ा घर, कार और हर ऐशो आराम था। लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ से दूर होता गया। गंगा देवी ने कई बार बेटे को गांव लौटने के लिए कहा, पर अजय ने हमेशा बिजी होने का बहाना बना दिया। कभी कभी वह पैसे भेज देता,
लेकिन माँ के लिए उसकी आवाज़ और साथ ज़्यादा ज़रूरी था। धीरे धीरे उसकी आंखें रास्ता ताकते ताकते थक गईं। माँ की आखिरी यात्रा एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अजय को फ़ोन किया। बेटा, माँ बहुत बीमार है, शायद ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनते ही अजय के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सालों से माँ की सुध नहीं ली। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी। उनके हाथों में वही पुराना कंबल था जिसे उन्होंने अजय को ठंड में ओढ़ाया था। अजय फूट फूट कर रो पड़ा, पर अब उसका रोना बेकार था। माँ चली गई थी, हमेशा के लिए। Subscribe, like, and share. Thank you.